नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में फिर सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये 5 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मथुरा, झांसी, बलिया, गाजीपुर और अंबेडकर नगर की है, जहां पार्टी के नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में इस यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मित्रों, हम समर्पित भाव से लोगों की सेवा करते हैं। सबका साथ, अभी पंकज जी कह रहे थे, कौशल जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में संभव है। बाकी और पार्टियों में कभी संभव नहीं है। ऊपर से उठा करके देखो, जम्मू कश्मीर से शुरू करो, हर पार्टी वंशवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद से ग्रसित हो चुकी है। आप शुरू करो नेशनल कॉन्फ्रेंस, परिवारवाद की पार्टी, पीडीपी, परिवारवाद की पार्टी, हरियाणा में आओ, परिवारवाद की पार्टी, साउथ में जाओ, परिवारवाद की पार्टी, बंगाल में जाओ, परिवारवाद की पार्टी, उत्तर प्रदेश आओ तो परिवारवाद की पार्टी। मेरा बबुआ, बाकी कोई नहीं और कोई नहीं। ये परिवारवाद की पार्टियां हैं और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेकर के चलते हैं। आजकल लोग नए नए लुभावने नारे लेकर के आ रहे हैं। क्या हम सपा का कुशासन भूल गए? क्या आप माइनिंग के माफिया को भूल गए? क्या बताओ, समाजवादी पार्टी में माइनिंग का माफिया था कि नहीं था? खनन का माफिया था कि नहीं था? गुंडे घुमा करते थे कि नहीं घुमा करते थे? उनको जेल भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? और उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने वाले जो यहां से छोड़ करके चले गए, उनको भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? सफाई कर दी कि नहीं कर दी? ये सफाई सुशासन से आई, योगी जी के कारण आई। इस बात को हमको समझना चाहिए। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इस यात्राओं के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। भाइयों बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की धरती जहां का रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है ये भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? ये यही धरती है, कोसी कला का दंगा यहां का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था? जवाहर बाग में क्या होता था? पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर भी बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवैसी यूपी में माहौल बिगाड़ने से बाज आए। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगीनाथ जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि उपयोगी हैं, लेकिन अखिलेश ने बड़ा वार किया है आप लोगों पर, कहा कि अनुपयोगी हो गए, कोई भी काम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देखिए, अखिलेश जी को जब
देश और दुनिया की कोई जानकारी होती तो करते। एक योगी को पीएम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उपयोगी भी बनाई है, लेकिन योगी पेशेवर अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी और सत्ता का सरपस्त बनकर के प्रदेश में दंगा फसाद करने वालों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। वे जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के घरों में बुलडोजर चले हैं, जिन भ्रष्टाचारियों की नकेल कसी गई है, तो उनके लिए तो मैं अनुपयोगी ही रहूंगा, क्योंकि उनके लूट खसोट को रोका तो गया है। तो ये अखिलेश जी की खिसियाट है, बाकी कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि आप लोग हार का डर है, इसी वजह से उनके नेताओं के यहाँ इनकम टैक्स की छापे पड़वाए जा रहे हैं। भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 200% से अधिक आय ये सपा मुखिया के परिवार का, ये तो कांग्रेस की सरकार ने जांच करवाई थी, ये बीजेपी की सरकार ने कहाँ जांच कराई। उस समय उनको कोसना उसी कांग्रेस ने कराई जिस कांग्रेस को बिना मांगे समर्थन ये लोग दे रहे थे। तो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, ओबीसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना एक नेता चुनना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, वहां पर जो मुस्लिम होते हैं वो मुसलमानों के लिए नहीं बोलते। देखिए, ओबीसी उत्तर प्रदेश में कितने प्रभावी हो पाएंगे मुझे नहीं लगता है। बिहार में अगर उनका कार्ड सफल रहा तो ब्लैकमेलिंग हर जगह नहीं चल सकती है। हाँ, उनको प्रदेश के अंदर माहौल बिगाड़ने से बाज आना चाहिए। वे जो कुछ भी बोल दे रहे हैं और दंगा करवाने की फिराक में कभी सीए के समर्थन में बोलते हैं, कभी पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लोग शांति और सौहार्द के साथ विकास की दिशा में बढ़े हैं और मुझे लगता है ओबीसी को जनता की इन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीति जनता की आंखों में आंखें डालकर करनी चाहिए, उनसे नजरें चुराकर नहीं। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज हमारी जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। हमारा यह चरित्र रहा है और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से हम झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीतकर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के बलिया में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की। आज हमारी जन विश्वास यात्रा प्रारंभ हो रही है। विश्वास है मोदी में, और मोदी का मतलब भी बता देता हूं। मोदी और योगी का मतलब, मोदी मतलब MODI। M का मतलब मजबूत नेतृत्व है कि नहीं? मजबूत नेतृत्व, अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? O का मतलब है ओजपूर्ण व्यक्तित्व, है कोई मोदी के मुकाबले? और D का मतलब है दृढ़ निश्चयी, जो तय कर लेते, ठान लेते, वो करके दिखाते हैं। ये हम नहीं, पूरी दुनिया कहती है। और I का मतलब है ईश्वर का वरदान, नरेंद्र मोदी, जो भारत का उद्धार करने आया है। ये मोदी का मतलब है। और योगी का मतलब, आई का मतलब है योग। ऐसा योग प्रशासक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? वो से है ओजस्वी। महाराज के चेहरे पे अलग ओज झलकता है। अपराधी बिलों में घुस गए, पता ही नहीं चलता है। जेलों से बाहर निकलने की नहीं सोचते। जी का मतलब है गतिशील, दिनों रात काम करने वाला। और
और आई का मतलब है ईमानदार। पंजाब में ड्रग्स एक बड़ी समस्या रही है। हर विधानसभा चुनाव में ड्रग्स बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तरन तारण जिले के 11 गांवों के लिए इस बार ड्रग्स कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिले में पड़ने वाले मनावा, कलंजर, दाऊदपुरा, कालिया, मस्तगढ़ समेत 11 गांवों को नशा मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब इन गांवों के लिए चुनावी मुद्दा ड्रग्स की जगह रोजगार, बिजली, पानी और सड़क है, जबकि पिछले चुनाव में ड्रग्स बड़ा चुनावी मुद्दा था। पंजाब में जो चुनाव आ रही हैं 2022 में, उसके लिए जो चुनावी मुद्दा है, हमारे गाँव का चुनावी मुद्दा जो नशा है वो हमारा अब नहीं रहा है। गाँव की समस्या है, डेवलपमेंट की समस्या है, और हमारे एरिए में कोई इंडस्ट्री की जो कमी है कि जो इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो बेरोजगारी है, जो इस चुनाव का मेन मुद्दा बेरोजगारी भी है। ड्रग्स का मुद्दा इस टाइम पर पंजाब में नहीं है, लेकिन एक ही इस टाइम पर मुद्दा कि हमारे ये युवा लोग हैं, ये हमारी कंट्रियां जो छोड़ के जो पढ़ लिख करके इंजीनियर बनते हैं और अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में सभी लोग ये भाग रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इधर ही जो इंडस्ट्री है, जो भी सरकार है, सेंट्रल सरकार है, इन यूथों का, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनका फ़ायदा हमारी कंट्रीज़ को ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला अपने कालीन उद्योग के लिए मशहूर रहा है। कालीन कारोबार से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अब कालीन उद्योग की कमर टूट चुकी है। आलम यह है कि यहाँ के बुनकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। 2 साल पहले तक शाहजहांपुर में करीब हर घर में कालीन बनाई जाती थी। कारोबार देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसका कारोबार फैला हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से पूरा कारोबार चौपट हो गया। लॉकडाउन लगने की वजह से सूत और ऊन जैसे कच्चे माल की आपूर्ति बंद हो गई। नतीजा ये हुआ कि कालीन बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद पड़ गई और फिर दोबारा शुरू नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किसी समय में हजारों लोगों का परिवार चलता था, और परिवार चलाने के पीछे सबसे बड़ा रोजगार का एक बड़ा जो जरिया था वो था कालीन। लगभग हर घर में कालीन बनता था, लेकिन धीरे धीरे काम मिलना बंद हुआ, और खास करके कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में पूरी तरीके से कारोबार इनका चौपट हो चुका है। जो लोग कालीन के कारोबार थे, पुश्तैनी कारोबारी थे, उनके जो कारोबार है कई पीढ़ियों से करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन अब ये इस समय मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि काम बंद हो चुका है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। शरीफ, बताइए कि कितने साल से आप लोग कालीन का कारोबार करते? जी मेरे वालिद करा करते थे, ये करीब 70 से 1970 से किया करते थे। उसके बाद में फिर जो है मेरे बड़े भाई थे, वो पैदा हुए, वो बड़े हुए तो 8-10 साल की उम्र से वो बैठ गए इस पर, वो लिए चलते रहे इस काम को। अब करीब 40 साल से हम जो है इसे चला रहे हैं। अब क्या काम करते हैं आप? अब हम लेबरी कर रहे हैं, पुताई मिल जाती कर लेते हैं, ठेला चला लेते हैं, जो मिलता है वो कर लेते हैं मजदूरी में। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब काम कच्चा नहीं मिलेगा और बिकेगा नहीं हमारा, कोई मतलब सरकार ध्यान ही नहीं दे रही इस पे। कहती तो है लेकिन ध्यान नहीं कुछ दे रही है, तो अब हम क्या करें, मजदूरी तो करना ही है हमको। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछली सरकार में इत्र कारोबार की अनदेखी की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार कन्नौज में परफ्यूम पार्क और परफ्यूम बनाने का कारखाना बनवा रही है, जो इस बार विधानसभा चुनाव में काफी असर डालेंगे। शहर से कुछ दूरी पर परफ्यूम पार्क बन रहा है, जिसे पहले समाजवादी सरकार ने बनवाने का फैसला लिया था, लेकिन सरकार जाने के बाद योजना अधर में लटक गई। इसके बाद बीजेपी सरकार ने 30 एकड़ में ही परफ्यूम पार्क बनाने का फैसला लिया, जिसका काम तेजी से चल रहा है। हालांकि इत्र बनाने वाले कारोबारियों का ये कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार कम हुआ है। ऊपर से राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, जिससे कारोबारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इत्र और कन्नौज एक दूसरे के पूरक हैं। मैं इस समय कन्नौज की एक ऐसी फैक्ट्री में हूं जहां पर परफ्यूम बनता है। कन्नौज की पूरी पहचान परफ्यूम से ही है। मैं उस कारखाने में हूं जहां पर ये पूरा परफ्यूम बनता है। इसी तरीके के सैकड़ों कारखाने कन्नौज में आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके बदन की खुशबू से लेकर के गुटखा, तंबाकू, हर जगहों पर जहां पर भी खुशबू की बात आएगी वहां पर कन्नौज का नाम जरूर आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि अभी भी ये कारखाना शुरू है। इसमें फूल और पानी डालते हैं, उसके बाद वहाँ से जो भाप बनती है
वो सीधे तौर पर यहाँ पर आता है और यहाँ पर ऑलरेडी एक तेल यहाँ पर डाला हुआ है, उसमें धीरे धीरे करके वो पूरी खुशबू समा जाती है और ये इत्र वो पूरे देश सहित दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जाता है और कई जगहों पर इसका यह सप्लाई होता है। और खास करके ऐसे समय में जब अब चुनाव सामने हैं, कन्नौज के इत्र की बात जरूर होगी, चाहे वो चुनावी मंच से होगी या फिर यहाँ के लोकल जनता के बीच में। हमारे साथ मोहम्मद अयाज हैं, हम इनसे पूछते हैं। अयाज भाई, आपका कारखाना है जी? कितना हर साल जो है उत्पादन कर लेते हैं? हाँ, ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन अयाज भाई ये बताइए कि अब चूंकि सरकार अभी नया चुनाव आने वाला है, तो इसमें किस तरीके से आप लोग इसको परोसने वाले हैं और क्या आपको लगता है कि कितना मुद्दा बनेगा ये? सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सरकार चेंज हुई है, कन्नौज के अतर को नजरअंदाज किया गया है। उम्मीद ये थी कि सरकार नहीं आएगी तो अच्छा सा अतर के ऊपर काम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम लोग सब देखते हैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। सरकार से उम्मीद यही है कि एक अच्छा कन्नौज के बारे, अतर के बारे में सोचेंगे। और सीधे रुख करेंगे चंडीगढ़ का। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में प्रचार करने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कूड़े के बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना रखे हैं। दिल्ली का नगर निगम भी बीजेपी के पास है, लेकिन अभी अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली का नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास आएगा तो चंडीगढ़ के पहाड़ भी खत्म करेंगे और दिल्ली के पहाड़ भी खत्म करेंगे, दोनों के कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे और दिल्ली चंडीगढ़ को वापस सबसे सुंदर शहर बनाना है, एशिया का सबसे सुंदर शहर बनाना है। बनाना नहीं बनाना है, चंडीगढ़ की साफ सफाई करेंगे। नंबर 3, पानी के बहुत भारी भारी बिल आ रहे हैं, मेरे को बताया गया पानी के बिल आ रहे हैं बहुत ज्यादा। दिल्ली में हमने पानी फ्री कर दिया, दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, पानी का बिल 0 आता है। यकीन नहीं होता तो फोन करके पूछ लेना रिश्तेदारों से। दिल्ली माये मोघाचो येवकार इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित गोवा के राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्लई जी, गोवा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर जी, मनोहर अजगांवकर जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्रीपद नायक जी, गोवा विधानसभा के स्पीकर राजेश पटनेकर जी, गोवा सरकार के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और गोवा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माझ्या मोगाळ गोंयकारोना गोंय मुक्तीच्या हिरक महोत्सवी वर्षा निमतान तुमकां सगळ्यांक मना काळजा सावन परबी सेमान नटलेल्या मोगाळ मनशाच्या ह्या भांगराळ्या गोंयांत एवन म्हाका खूब खोश भोगत गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है और आज सभी गोवा के लोगों का ये जोश
गोवा की हवाओं में मुक्ति के गौरव को और बढ़ा रहा है। आज आपके चेहरों पर गोवा के गौरवशाली इतिहास का गर्व देखकर मैं भी आप जितना ही खुश हूं, आनंदित हूं। मुझे बताया गया कि जगह बहुत छोटी पड़ गई, तो बगल में ऐसे ही 2 बड़े पंडाल बनाए गए हैं और सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। साथियों, आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है, बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने है। हमारे सामने आज हमारे संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। हमारे सामने लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिनकी वजह से हमने कम समय में एक लंबी दूरी तय की है। और सामने जब इतना कुछ गर्व करने के लिए हो, तो भविष्य के लिए नए संकल्प खुद ही खुद बनने लग जाते हैं। नए सपने खुद आकार लेने लगते हैं। ये भी एक और सुखद संयोग है कि गोवा की आजादी की ये डायमंड जुबली आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मन रही है। इसलिए गोवा के सपने और गोवा के संकल्प आज देश को ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, अभी यहां आने से पहले मुझे आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य भी मिला। शहीदों को नमन करने के बाद मैं मीरामर में सेल परेड और फ्लाई पास का साक्षी भी बना। यहां आकर भी ऑपरेशन विजय के वीरों को, वेटरन्स को देश की ओर से सम्मानित करने का अवसर भी मिला। इतने अवसर, अभिभूत करने वाले इतने अनुभव गोवा ने आज एक साथ दिए हैं। यही तो जिंदा दिल वाइब्रेंट गोवा का स्वभाव है। मैं इस स्नेह के लिए, इस अपनेपन के लिए गोवा के जन जन का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम एक और गोवा लिबरेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गोवा के विकास के लिए नए कदम भी बढ़ा रहे हैं। अभी यहां पर गोवा सरकार के अलग अलग विभागों को, एजेंसियों को आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा के सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए पुरस्कृत किया गया। शानदार काम करने वाली गोवा की पंचायतों, म्युनिसिपैलिटीज को भी अवार्ड दिए गए। साथ ही आज पुनर्निर्मित किले, अगवाड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलिम के गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज
और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। मैं आप सभी को भी इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था। इसे 4 हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कोने से एक साथ हाथ उठे थे। आप देखिए, गोवा एक ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे, सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई, लेकिन समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच सदियों की दूरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतीयता को भूला, न भारत अपने गोवा को कभी भूला। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और सशक्त ही हुआ है। गोवा मुक्ति का संग्राम एक ऐसी अमर ज्योति है जो इतिहास के हजारों झंझावातों को झेल कर भी प्रदीप्त रही है, अटल रही है। कुंकलली संग्राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के नेतृत्व में वीर मराठाओं के संघर्ष तक गोवा के लिए लगातार प्रयास हुए, हर किसी की तरफ से हुए। साथियों, देश तो गोवा से पहले आजाद हुआ था। देश के अधिकांश लोगों को अपने अधिकार मिल चुके थे। अब उनके पास अपने सपनों को जीने का समय था। उनके पास विकल्प था कि वो शासन सत्ता के लिए संघर्ष कर सकते थे, पद प्रतिष्ठा ले सकते थे, लेकिन कितने ही सेनानियों ने वो सब छोड़कर गोवा की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान का रास्ता चुना। गोवा के लोगों ने भी मुक्ति और स्वराज के लिए आंदोलन को कभी थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जला कर रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है। भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जहां एक ही मंत्र होता है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, जहां एक ही संकल्प होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप देखिए,
लुइस दी मिनेजिस ब्रांगाजा, स्त्रिस्त्राव ब्रांगाजा द कुना, जूलियो मिनेजिस जैसे नाम हो, पुरुषोत्तम काकोडकर, लक्ष्मीकांत भैमरे जैसे सेनानी हो, या फिर बालाराया मापारी जैसे युवाओं के बलिदान, हमारे कितने ही सेनानियों ने आजादी के बाद भी आंदोलन किए, पीड़ाएं झेली, बलिदान दिया, लेकिन इस मूवमेंट को रुकने नहीं दिया। आजादी के ठीक पहले राम मनोहर लोहिया जी से लेकर आजादी के बाद जनसंघ के कितने ही नेताओं तक ये मुक्ति आंदोलन लगातार चला था। याद करिए मोहन रानडे जी को, जिन्हें गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने पर जेल भेज दिया था। उन्हें सालों तक जेल में यातना झेलनी पड़ी। गोवा की आजादी के बाद भी उन्हें कई साल तक जेल में ही रहना पड़ा। तब रानडे जी जैसे क्रांतिकारी के लिए अटल जी ने देश की संसद में आवाज उठाई थी। आजाद गोमांतक दल से जुड़े कितने ही नेताओं ने भी गोवा आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। प्रभाकर त्रिविक्रम वैद्य, विश्वनाथ लवांडे, जगन्नाथराव जोशी, नाना काजरेकर, सुधीर फड़के, ऐसे कितने ही सेनानी थे जिन्होंने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की आजादी के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को दिशा दी, ऊर्जा दी। साथियों, गोवा मुक्ति विमोचन समिति के सत्याग्रह में 31 सत्याग्रहियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। आप सोचिए, इस बलिदानियों के बारे में पंजाब के वीर करनेल सिंह बेनीपाल जैसे वीरों के बारे में इनके भीतर एक छटपटाहट थी, क्योंकि उस समय देश का एक हिस्सा तब भी पराधीन था। कुछ देशवासियों को तब भी आजादी नहीं मिली थी। और आज मैं इस अवसर पर ये भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। साथियों, गोवा का इतिहास स्वराज के लिए भारत के संकल्प का ही प्रतीक नहीं है, ये भारत की एकता और एकजुटता का भी जीता जागता दस्तावेज है। गोवा ने शांति के साथ हर विचार को फलने फूलने की जगह दी। कैसे एक साथ हर मत, मजहब, संप्रदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत में रंग भरते हैं, गोवा ने ये करके दिखाया है। गोवा वो स्थान है जिसने जॉर्जिया की सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को सदियों तक सहेज कर रखा। अभी कुछ महीने पहले ही भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को जॉर्जिया सरकार को सौंपा है। सेंट क्वीन केटेवान के ये पवित्र अवशेष 2005 में यहां के सेंट ऑगस्टिन चर्च से ही मिले थे। साथियों, जब गोवा की आजादी के लिए संघर्ष हुआ तो सब मिलकर एक साथ लड़े, एक साथ संघर्ष किया था। विदेशी हुकूमत के खिलाफ पिंटोज क्रांति को तो यहां के नेटिव क्रिश्चियन ने ही
लीड किया था। यही भारत की पहचान है। यह मतांतर, सबका एक ही मतलब है, मानवता की सेवा, मानव मात्र की सेवा। भारत की इस एकता, इसी मिलीजुली पहचान की तारीफ पूरी दुनिया करती है। अभी मैं कुछ समय पहले इटली और वेटिकन सिटी गया था। वहां मुझे पोप फ्रांसिस जी से मुलाकात का अवसर भी मिला। भारत के प्रति उनका भाव भी वैसा ही अभिभूत करने वाला था। मैंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। और मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे निमंत्रण के बाद कहा था, पोप फ्रांसिस ने कहा था, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी। ये भारत की विविधता, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के प्रति उनका स्नेह है। साथियों, गोवा की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा से उसकी पहचान रही है। लेकिन अब यहां जो सरकार है, वो गोवा की एक और पहचान सशक्त कर रही है। ये नई पहचान है हर काम में अव्वल रहने वाले, टॉप करने वाले राज्य की पहचान। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है, गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों की पसंद तो गोवा रहा ही है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस का सवाल हो तो गोवा टॉप पर है। पर कैपिटा इनकम हो तो भी गोवा टॉप पर। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर गोवा का काम 100%। लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग टॉयलेट की सुविधा हो, गोवा 100% फुल मार्क्स। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो, यहां भी गोवा 100%। हर घर जल के लिए नल कनेक्शन हो, इसमें भी गोवा 100%। आधार एनरोलमेंट में भी गोवा का काम 100% पूरा। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी गोवा अव्वल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो, गोवा का काम 100%। बर्थ रजिस्ट्रेशन हो तो भी गोवा का रिकॉर्ड 100%। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते शायद समय कम पड़ जाए। प्रमोद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। गोवा ने जो कुछ हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। गोवा के लोगों ने जो करके दिखाया है वो वाकई